बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 48 मुलाहिज़ा फरमाएं। खुदा करे कि वो अपनी जहानत से काम लेते हुए इंस्पेक्टर को यकीन दिला सकें कि दोनों चीज़ें उन्होंने इत्तफाकिया दरियाफ्त की हैं और उसे ये शक ना हो कि डिसिल्वा को मुलव्वस करने की नीयत से दोनों चीज़ों को वहाँ लाकर डाला गया है। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मैंने एक शख्स को दरवाजे के सामने रुक कर चंद सेकंड बाद फिर रवाना होते देखा। बज़ाहिर ये कोई ख़ास बात ना थी। यह घर गुज़िश्ता चंद दिन में गैर मामूली हंगामा आराई के बायस सबकी तवज्जो का मरकज़ बन रहा था। पास पड़ोस में रहने वाला कोई भी शख्स दरवाजे पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल को देखकर तजस्सुस में मुबतला हो सकता था, लेकिन मैंने उस शख्स को 50 कदम के फासले से लौट कर आते देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फिर दरवाजे के सामने से गुजरा और इस मरतबा रुकने की बजाय उसने गेट के ऊपर से झांकने की कोशिश की। वो घर के अंदर के हिस्से का जायजा ले रहा था। अगर वो सिपाही मौजूद होता जिसने राबिया के लिए दरवाज़ा खोला था तो उस शख्स को इतनी मोहलत ना देता, मगर मालूम यह होता था कि वो अपने अफसर आला को तफ्तीश में मदद देने की खातिर अंदर चला गया था। मैं गौर से उस शख्स की हरकत और सकनात का मुशाहिदा कर रहा था। अचानक वो गेट पर चढ़ा और अंदर उतर गया। ब्रीफ केस को वहीं छोड़कर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे और गेट के दरमियान 40 कदम का फासला ज़रूर था, मगर मैंने ये फासला आधे मिनट से भी कम वक्त में तय किया। जब मैंने ऊपर से झांका तो वो शख्स कहीं ना था। फिर मैंने उसे एक दरख्त की ओर से निकलकर दूसरे दरख्त की ओर में जाते देखा। वो खुद को छुपाता हुआ घर के करीब होने लगा। पलक झपकने में खुद मैं भी गेट पर से अंदर उतर गया। मैं गेट की उस तरफ था जिधर लाइट ना होने की वजह से अंधेरा सा था। लोहे के गेट पर मेरे चढ़ने और उतरने से हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। मैं अंदर उतरते ही फर्श पर लेट गया। उस शख्स ने चौंक कर गेट की तरफ देखा तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। अब उस शख्स के सामने लान के किनारे पर लगी हुई मुश्किल से 2 फुट ऊंची झाड़ियों की वही दीवार थी जिसके पीछे मैं पनाह गज़ी था और जो गेट से शुरू होकर पोर्च तक जाती थी। वो दरख्त के पीछे से निकला और उन झाड़ियों के दामन में लेट गया। उसकी निगाह घर की तरफ थी, चुनाचे मैं आहिस्ता से उठा और कोई आहट किए बगैर पहले दरख्त के पीछे पहुंच गया। दूसरा दरख्त मुझसे चंद फुट के फासले पर था। पोर्च की लाइट लान पर पड़ रही थी, मगर वो शख्स सरसब्ज़ो हमवार तराशी हुई झाड़ियों के साए में लेटा हुआ अंधेरे का एक जुज़ लगता था। उसने एक बार फिर गेट की तरफ देखा और मुतमईन हो गया कि उसे देखने वाला कोई नहीं है। मैं दूसरे दरख्त की आड़ में उसके बहुत करीब जा पहुंचा। अब मुझे उसकी सूरत तो साफ नज़र नहीं आ रही थी, मगर मैं अंदाज़ा कर सकता था कि वो जिस्मानी तौर पर खासा सेहतमंद और तराजगात आदमी है। उसने गहरे रंग की कमीज़ शलवार पहन रखी थी। लिबास के रंग का अंदाज भी उतना ही मुश्किल था जितना उस शख्स के पास खंजर या रिवाल्वर की मौजूदगी का अंदाज़ा करना, मगर इतना यकीनी था कि वो कमज़ोर हरीफ नहीं है और शायद जिस्मानी तौर पर मुझसे बेहतर कदोकामत और ज़्यादा वज़न का मालिक था। यह भी हो सकता था कि वो खाली हाथों से मुकाबला करने का अहल हो। मैंने कोई खतरा मोल लेना मुनासिब ना समझा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और बिल्कुल सही फासले से उसके ऊपर जा पड़ा। उसके हल्क से आवाज़ भी ना निकल पाई। मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबाया था और वो खुद मेरे वजन के नीचे हरकत करने से कासिर था। मेरे दूसरे हाथ के वार ने उसको होश से बेगाना कर दिया और वो ढीला पड़ गया। मैंने उसको वहीं सीधा लिटा के उसकी जेबों की तलाशी दी। उसकी शलवार के नेफे में से एक कमानीदार खंजर बरामद हुआ। उसकी जेब में 200 रुपए थे और एक कंघी, मगर ऐसी कोई चीज़ ना थी जिससे उसकी शनाख्त हो सकती। अब मैंने भी वहीं लेट कर इंतज़ार करना बेहतर समझा। 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर अंदर से बाहर आया। मालूम नहीं आप लोग पुलिस में सबको इतना नाअहल क्यों समझते हैं, उसने नाखुशगवार लहजे में कहा। अगर तुम गैर मामूली तौर पर ज़हीन हो तो खुद को इस राय से मुस्तस्ना समझो, राबिया ने कहा। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी तो बहुत अक्लमंद और तजर्बाकार लोग समझे जाते होंगे जिनको इस वारदात की तफ्तीश पर मामूर किया गया था, और उनका रिकॉर्ड तो यकीनन अच्छा होगा, मगर सबूत तुम्हारे सामने है कि उन्होंने अपनी अकल और अपने तजर्बे से क्या तीर मारा है। इंस्पेक्टर ने इस बात के जवाब में कुछ नहीं कहा और अपने मातहत को चौकस रहने की ताकीद करता हुआ गेट से निकल गया। हस्बे दुआ को चंद मिनट के लिए कांस्टेबल भी अपने अफीसर को सल्यूट करके रुखसत करने के लिए गेट से बाहर आ गया। यही वक्त था जब हम अपने कैदी को अंदर ले जा सकते थे। राबिया और मोहसिन पोर्च में खड़े थे। राबिया की सुर्ख फॉक्स वैगन पोर्च से जरा आगे थी। मैंने हल्के से सीटी बजाई और मोहसिन को चौंकते देखा। इधर नूरे चशम। मैंने उठकर हाथ हिलाया और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जल्दी 2 मिनट में मोहसिन की मदद से मैंने उस भारी भरकम शख्स को अंदर मुंतकिल कर दिया। उसका वजन 200 पाउंड से ज्यादा ही था। मुझे उस शख्स के साथ छोड़कर राबिया और मोहसिन बाहर निकल गए। मैंने इधर उधर का जायजा लिया। यह ड्राइंग रूम था जिसमें एक ही लैंप रोशन था। इसका मतलब यह था कि पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी तमाम कार्रवाई दूसरे कमरे में पूरी की। ये दूसरा कमरा शैला की माँ का बेडरूम नहीं हो सकता था, चुनाचे शैला का कमरा था, क्योंकि घर में 2 ही बेडरूम थे। पहले मुझे ख्याल आया कि उस सजनबी को बांधने के लिए पुराना तरीका इख्तियार करूं, यानी एक पर्दा फाड़ूं, मगर अभी उसके होश में आने का फौरी खतरा नहीं था।
चुनाचे कमरे की आराइश को खराब करना गैर जरूरी था। बाद में घर के अंदर से कोई भी रस्सी वगैरह तलाश की जा सकती थी। बाहर से मोहसिन की आवाज़ आई। वो कांस्टेबल को हिदायत दे रहा था कि होशियार रहे, ऐसा ना हो कि वो चाय पीने निकल जाए या सो जाए और कोई अंदर आ घुसे। जवाब में कांस्टेबल ने कहा कि अंदर कोई क्या लेने आएगा, मगर चाय और खाने का मसला हल हो जाए तो वो गेट पर अटेंशन खड़ा रह सकता है। उसका मकसद साफ जाहिर था। चुनाचे राबिया ने कहा कि खाने का इंतजाम तो मुश्किल है, मगर उसे चाय के साथ पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ भेजा जा सकता है। ये मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात थी, क्योंकि अब कांस्टेबल के अंदर आने का इम्कान नहीं था। मैंने उस शख्स को सोफे पर डाल दिया और जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि इसकी सूरत पहले भी कहीं देखी है या नहीं। मोहसिन और राबिया एक साथ अंदर आए तो मैंने मुख्तसरन बताया कि मैंने इस शख्स को कैसे गिरफ्तार किया था। उसकी सूरत देखकर तो कुछ पता नहीं चलता, मोहसिन ने कहा। जाहिर है हमें उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा, ये ज़रूरी तो नहीं कि होश में आने के बाद ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब शराफत से दे। मोहसिन बोला, शराफत से तो शरीफ आदमी जवाब देते हैं। मैंने कहा, और ये शख्स मुझे किसी जाविये से शरीफ नहीं लगता। अब इसको बात करने पर मजबूर करने के लिए गैर शरीफाना तरीके इख्तियार करने होंगे। मोहसिन ने नफी में सर हिलाया। इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अंदर एक बीमार और मफलूज औरत लेटी हुई है और बाहर कानून का मुहाफिज खड़ा है। अगर इसने चीख पुकार मचाई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये नुक्ता मेरे जहन में भी है। मैंने कहा, अगर इसको यहाँ से ले जाना पड़ा तो फिर वही मसला पैदा होगा। पहले तो राबिया की कोठी थी, अब वो भी नहीं है। मासी के घर में भी काम नहीं हो सकता। वो इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। हमारा अपना कमरा बड़ी मुनासिब जगह थी, बशर्ते के साथ वाले कमरे में कांस्टेबल ना होता, जिसके साथ हमारे सिफारती मरासम सख्त कशीदा है। मेरा ऑफिस इस वक्त खाली होगा। राबिया ने पहली बार दखल दिया। बल्कि वो इमारत ही तकरीबन खाली होगी, क्योंकि उसमें ज्यादातर दफातर हैं। हुए तो 2 चौकीदार होंगे, मगर वो मुझे पहचानते हैं। यह तजवीज़ काबिल अमल है। मैंने कहा, अब हम ये सोचते हैं कि इस शख्स को यहाँ से निकाल कर वहाँ कैसे ले जाएं। तुम इतनी देर में बावर्ची खाना तलाश करो, देखोगे हमारी और संतरी बहादुरी की खातिर मदारत का क्या इंतजाम हो सकता है। मेरी अपनी सरगुज़िश्त में कोई अहम बात नहीं थी। चुनाचे मैंने मोहसिन से पूछा कि उसका मिशन कैसा रहा और एक सोफे पर उसके मुकाबिल बैठ गया। मेरा मिशन बेहद कामयाब रहा। उसने दूसरे सोफे पर बैठकर पांव मेज पर फैला दिए। चौधरी दिलावर ना मुझे पहचानता था और ना शैला की माँ को। उसे ये देखकर सख्त मायूसी हुई कि शैला हमारे साथ नहीं है, मगर चौधरी दिलावर जबरदस्त एक्टर है। हमारी आमद से वो परेशान जरूर हुआ होगा, मगर उसने अपनी परेशानी को जाहिर नहीं होने दिया। हमने भी ये जाहिर किया कि हमें तमाम हालात का इल्म नहीं। मैं उसे एक तरफ ले गया और उसको बताया कि रिश्ते में शैला का एक कज़न हूँ मैं, और मैं उसकी माँ को चंद दिन के लिए अपने साथ ले गया था। 3 दिन बाद हम रावलपिंडी से वापस आए और घर पहुंचे तो गेट पर खड़े हुए कांस्टेबल ने हमें अंदर जाने से रोक दिया और सिर्फ इतना बताया कि कोठी में कत्ल की वारदात हुई है। हम पुलिस स्टेशन गए और वहां से हॉस्पिटल वालों ने बताया कि अदनान की लाश उसके चचा ले गए हैं। चुनाचे हम उधर आ गए। चौधरी दिलावर को यकीन था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डिसिल्वा की जबानी उसको मालूम हुआ होगा कि हमले की रात घर में कौन कौन मौजूद था। डिसिल्वा ने बताया होगा कि शैला और उसकी माँ के अलावा घर में सिकंदर और राबिया भी मौजूद थे। मेरा बयान गलत था, मगर चौधरी दिलावर उसे गलत कैसे कहता। वो खुद भी तो गलत बयानी करके अदनान की लाश ले गया था। उसने मुझसे पूछा कि शैला कहाँ है, और मैंने अनजान बनकर कहा कि ये तो मुझे आपसे पूछना था। आप भी तो किसी रिश्ते से शैला के चचा हैं। चौधरी दिलावर बहुत तैयार और मक्कार शख्स है। उसने कहा कि शैला के वालिद से इंतहाई करीबी दोस्ताना मरासम के बाइस शैला बचपन में उसे चचा कहती थी। उसी ख्याल से वो हॉस्पिटल पहुंचा कि शैला की मदद करे, मगर मालूम हुआ कि शैला का कोई पता नहीं। चुनाचे वो लाश अपने घर ले आया। उसने पुलिस स्टेशन से भी राब्ता कायम किया था और उसे मालूम हो गया था कि घर पर कोई नहीं है, और वो समझा था कि शैला अपनी फालई ज़दा माँ को लेकर कहीं रोपोश हो गई है। चौधरी दिलावर ये कैसे कह सकता था कि मैं उस मफलूज औरत को शैला की माँ और खुद उसका कज़न साबित करूं। माँ के बारे में उसे यकीन आ गया था कि हकीकी माँ है, क्योंकि मासी बिल्कुल फालई ज़दा औरत की तरह पड़ी रही थी। मैंने चौधरी दिलावर को समझा दिया था कि अदनान के कत्ल की खबर शैला की माँ के ज़हन पर भी असरअंदाज हो रही है। चुनाचे वो अब जबान तक भी हिला नहीं सकती। इससे दिलावर को यकीनन थोड़ा सा इत्मीनान हासिल हुआ होगा कि शैला की माँ उसके दावे की नफी नहीं कर सकती थी, और ये नहीं कह सकती थी कि चौधरी दिलावर कभी भी शैला के बाप का दोस्त नहीं रहा था। मजबूरन उसने ये झूठ तस्लीम किया कि शैला की माँ 3 दिन बाद रावलपिंडी से लौटी है और मेरे साथ शैला की गुमशुदगी पर तशवीश में शरीक रहा। वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन वो शैला की माँ से यानी मासी से क्या पूछते जो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी। उसे अंदर पहुंचा दिया गया, जहां वो बड़ी हिम्मत से बिस्तर पर सीधी लेटी रही और छत को घूरती रही। ये वाकई काबिले तारीफ बात है कि इन हालात में मासी का नर्वस ब्रेक डाउन नहीं हुआ। हालांकि वो खासी उम्र की औरत है,
और इतनी ज़्यादा चालाक भी नहीं लगती, लेकिन उसके आसाब वाकई मजबूत हैं। पुलिस वालों ने मुझसे कुछ सवालात ज़रूर किए, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ ना कर सके। मैंने अपना नाम गलत और पता दुरुस्त बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि मेरे वालिद रावलपिंडी के बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर हैं। उसके बाद चौधरी दिलावर को मकतूल के चचा का रोल पूरा करना पड़ा और अदनान की तदफीन का तमाम इंतजामात इत्मीनान बख्श तरीके पर हो गया। चौधरी दिलावर के घर में सिर्फ 2 नौकर थे और ऐसा मालूम होता था कि बीवी बच्चों को उसने कहीं भेज दिया था ताकि वो इस ड्रामे को देखकर हैरान और परेशान ना हो। ताज्जुब की बात यह है कि डिसिल्वा वहां दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये स्कीम उसी ने बनाई होगी जो फेल होगी। उनका मकसद शैला को पकड़ना था। शैला तो हाथ आई नहीं, उसके भाई के कफन और दफन की जिम्मेदारी ख्वाह मुखा चौधरी दिलावर को कबूल करनी पड़ी। उसने टेलीफोन पर डिसिल्वा को गालियां दी होंगी तो कुछ अजब नहीं। अगर उसने 12 बजे के बाद फोन किया होगा तो लाइन ना मिलने पर उसको मजीद कोफ्त हुई होगी, मैंने कहा। और अगर टेलीफोन आता भी तो मैं रिसीव करता, क्योंकि 2 बजे तक मैं वहां मौजूद था। लेकिन मैंने अंदर जाने से पहले लाइन काट दी थी। पूरी बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि बाद में क्या हुआ। बाद में क्या होना था, मोहसिन बोला। सब कुछ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हुआ। चौधरी दिलावर ने पास पड़ोस के लोगों को जमा किया और एक गाड़ी का इंतजाम किया जिसमें मैयत को म्यानी साहब के कब्रिस्तान ले जाया गया। पीछे सिर्फ एक नौकर रह गया था। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, मासी ने कंबल हटाया और फरार हो गई। मालूम नहीं चौधरी दिलावर ने उसे वापसी पर गफलत की क्या सजा दी होगी। मैं भी कब्रिस्तान तक साथ था और नमाज जनाजा में भी शरीक था, मगर जब मैयत को लहद में उतारा जा रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल गया। चंद कदम के फासले पर दूसरी कब्र के लिए एक और जनाजा लाया गया जिसके साथ 100-150 आदमी थे और वो हमारे साथ मिल गए। मैं उस भीड़ में गुम हो गया और बाहर निकल आया। डिसिल्वा कब्रिस्तान के दरवाजे पर अपनी गाड़ी में मौजूद था। वो यकीनन चौधरी दिलावर की वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। बाद में दोनों को शिद्दत से अपने बेवकूफ़ बनने का एहसास हुआ होगा। इसी दौरान में राबिया चाय लेकर आ गई। घर में उसे आधी डबल रोटी मिली थी और कुछ ठंडे। उसने ऑमलेट बनाकर डबल रोटी और चाय दरवाजे पर कांस्टेबल को पहुंचा दिए, जिसे ये डिनर देखकर बहुत मायूसी हुई थी। उसका ख्याल था कि कोठी में केक या बिस्किट, मक्खन या फल सब कुछ होंगे। एक कांस्टेबल अगर गुलबर्ग की मामूली सी कोठी में मौजूद हो तो रईसाना जिंदगी का यही तस्वुर कर सकता है। जितनी देर में चाय खत्म हुई, राबिया ने मोहसिन से वो बात फिर सुनी जो मैं सुन चुका था और मोहसिन को सुनानी पड़ी। उसकी रुदाद खत्म होने से पहले मैंने उस अजनबी शख्स को बांधा, लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया। संतरी दरवाजे के करीब बैठा आधी डबल रोटी को आमलेट के साथ निगलने में मसरूफ था। मैंने राबिया की गाड़ी का दरवाजा खोला और जंगी कैदी को आगे और पीछे की सीटों के दरमियान फर्श पर डाल दिया। फिर मैं गेट की तरफ आ गया। क्यों भाई, खाना खा लिया पेट भर कर? मैंने खुश दिली से पूछा। खाना किधर सा साहब जी, नाश्ता था, वो तन से बोला। चलो गुजारा तो हो गया, मैंने ट्रे उठाते हुए कहा। वैसे बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस वालों को इंसान नहीं समझा जाता। ड्यूटी पर खड़ा कर देते हैं और खाने पीने को नहीं पूछते। मेरे शरीफाना लहजे और हमदर्दाना रवैये से वो मुतासर हुआ और उसका जहन शकूक का शिकार नहीं हुआ और ना ही पूछ सकता था कि जनाब आप कौन है और कब तशरीफ लाए। मैं घर के अंदर से आया था तो जाहिर है घर का ही आदमी था। बसूरत दीगर इल्ज़ाम उसी पर आता कि उसकी गफलत के बायस कोई तीसरा शख्स अंदर कैसे पहुंच गया। उसने फर्ज कर लिया होगा कि जब गाड़ी अंदर गई थी तो उसमें 2 मर्द थे और 2 औरतें थी, या उसने कुछ सोचने की जहमत ही गवारा नहीं की होगी। 10 मिनट बाद हमने गाड़ी को बैक किया जिसे राबिया चला रही थी और गाड़ी गेट की तरफ बढ़ी। संतरी अपनी जगह पर खड़ा रहा और दरवाजा खोलने की बजाय गाड़ी की तरफ आया। साहब का ऑर्डर आया है कि कोई भी आए उसे रोक लो, वो बोला। हाँ, हमारे जाने के बाद कोई भी आए तो उसे यहीं रोक लो, राबिया ने कहा। हम सब दरवाजों को लॉक करके जा रहे हैं, कोई जबरदस्ती घुसना चाहे तो उसे गोली मार दो। रिवॉल्वर है? संतरी ने इधर उधर देखा और जवाब देने से गुरेज किया, क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर की जगह वही दिकियानुसी भारी भरकम राइफल थी जिसके बारे में यकीन से कहना मुश्किल था कि जरूरत पड़ने पर फायर करेगी या नहीं, और करेगी तो गोली आगे से निकलेगी। मजीद ये कि वो आने जाने के चक्कर में पड़ गया था। ऑर्डर था आने वालों के लिए, लेकिन हम तो जा रहे थे, चुनाचे उसने दरवाजा खोल देना बेहतर समझा। घर वालों को साहब देख चुका था और उसने जाते वक्त ये नहीं कहा था कि इनको भी घर में कैद रखना। फिर उसकी क्या जिम्मेदारी। गाड़ी अभी बाहर निकली ही थी कि मैंने राबिया को रुक जाने के लिए कहा। फिर मैं नीचे उतरकर दरख्त तक गया और उसके नीचे रखा हुआ ब्रीफ केस उठा लाया। शैला की मां बदसूर सो रही थी। जरूरत के तहत शैला ने उसे 2 ख्वाबावर गोलियां दे दी थी, वरना वो इस कार्रवाई में दखल अंदाजी करती, अदनान के बारे में सवालात करती या वो गुफ्तगू सुन लेती जो राबिया, मोहसिन और पुलिस इंस्पेक्टर के दरमियान हुई थी। शायद खुद इंस्पेक्टर उसे होश में देखता तो उससे कुछ पूछता और हमारा झूठ खुल जाता जो हमने अदनान के बारे में बोला था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इतने बड़े झूठ के बाद वो इतने बड़े सच का सदमा बर्दाश्त कर सकती। मोहसिन ने इंस्पेक्टर से भी वही कहा था जो चौधरी दिलावर से कहा था।
शैला की माँ सोते में अपने घर जा पहुंची। अगर उसकी नींद टूटी तो उसने समझा होगा कि मैं ख्वाब देख रही हूँ और फिर सो गई होगी। हमने तय किया कि उसे वापस शैला के पास पहुंचा दिया जाए और वहां से हम राबिया के ऑफिस जाएं। यह बड़ा लंबा रास्ता था, चुनाचे ड्राइविंग मैंने संभाल दी। राबिया की शिकस्ता हाल फॉक्स वैगन की कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं आया था। उसके इंजन को पानी की जरूरत भी ना पड़ती और फ्यूल मीटर की सुई बता रही थी कि पेट्रोल टैंक अब भी आधे से ज्यादा भरा हुआ है। हमने शैला से कहा कि लंबी बात करने का वक्त नहीं है, हम वापसी में सब कुछ बता सकेंगे। फिलहाल वो मुतमईन रहे कि सब खैरियत से है और किसी बात की फिक्र ना करे। तकरीबन आधे घंटे बाद हम राबिया के ऑफिस पहुंचे। राबिया ऊपर चली गई। कुछ देर बाद मोहसिन कार से उतर के बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचा और उसने चौकीदार से राबिया के ऑफिस का पता पूछा। चौकीदार उसे अपने हमरा ले गया। मौका पाते ही मैंने चादर में लिपटे हुए उस शख्स को कंधे पर डाला और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। हस्बत वो को इमारत की ज़ेरी मंजिल इस वक्त बहरान थी। वह जीने के नीचे खाली जगह में छुप कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद चौकीदार नीचे उतरा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वह जीने के नीचे से निकला और कोई आहट किए बगैर ऊपर चढ़ गया। 200 पाउंड के आदमी को उठाकर इतनी एहतियात के साथ चलना आसान काम नहीं था। फिर मुझे ये डर भी था कि ऊपर से कोई आ ना जाए। राबिया के ऑफिस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था और मुझे इस फ्लोर पर 2 जगह रोशनी नजर आई थी। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर भी कुछ लोग दफ्तर खोले बैठे थे या रहाइश पजीर थे। 5 मिनट के इस वक्फे में मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और राबिया के ऑफिस में पहुंचते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। ऑफिस के 2 हिस्से थे। बाहर के हिस्से में मुवक्किलों के लिए वेटिंग रूम बनाया गया था। ये हिस्सा कुछ छोटा था। इसमें कालीन पर 2 सोफा सेट थे और एक सेंटर टेबल पर अखबार और रसाले पड़े हुए थे। अंदर वाले हिस्से को फिर 2 हिस्सों में इस तरह तकसीम किया गया था कि राबिया का ऑफिस वेटिंग रूम के बराबर लकड़ी शीशे की पार्टीशन से बना हुआ कमरा था। पार्टीशन के दूसरी जानिब वाला हिस्सा हॉल टाइप था जिसमें 3 वकीलों के कैबिन एक तरफ थे और दरमियान में क्लरिकल अमले की मेजें थी। टाइपराइटर, कैबिनेट और अलमारियां थी जो चारों तरफ दीवार के साथ साथ बनाई गई थी। अलमारियों के शफाफ खिसकने वाले शीशों के पीछे कानूनी ज़ाब्तों, खवालों और PLD जैसी दखीम किताबों की कितारें नजर आती थी। मैंने अपने बोझ को राबिया के ऑफिस में पहुंचकर हल्का किया और उसे सोफे पर डालकर एक गहरी सांस ली। मिस राबिया कारी एडवोकेट, मैंने कहा, वैसे तो आप भी हर कानूनी गैर कानूनी कार्रवाई में हमारे साथ शामिल रही हैं, लेकिन एक तो आप जानती हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने दिफा के लिए कर रहे हैं और ज़ाब्तों की कार्रवाई से बचने के लिए। हमारा मकसद कानून शिकनी नहीं है, ताहम जो कुछ हमने किया उसे गैर कानूनी ही कहा जाएगा। इस उम्मीद की इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? राबिया ने कहा, साफ बात क्यों नहीं करते? साफ बात यह है राबिया बीबी कि हमें इस शख्स से कुछ पूछना है। मैंने कहा, ज्यादा इम्कान इस बात का है कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा और हमें वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिसे 3rd डिग्री कहा जाता है। तुम अपनी मर्जी से मौजूद रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, वरना तुम्हें वो मनाजर देखने पड़ेंगे जिसे देखकर आमतौर पर खवातीन बेहोश होना पसंद करती हैं। राबिया का रंग उड़ गया। क्या ये जरूरी है? मुमकिन है ये शख्स वैसी कुछ बता दे। हकीकत को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा, यह शख्स महज आलाकार है। अगर इसके बारे में ये मालूम हो जाए कि ये अपने मिशन में नाकाम रहा है और हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया, तब इसकी जान बख्शी मुश्किल है। इसकी हैसियत ही क्या ये खुद अपनी जबान से इतराफ़ जुर्म करे और उनके बारे में कुछ बताए जिन्होंने इसको भेजा है। ये खुद भी जानता है कि अफशाए राज की कीमत इसे अपनी जान देकर अदा करनी पड़ेगी। अब इसे पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते क्योंकि इस सूरत में हमने शैला और इसकी माँ की जिंदगी बचाने के लिए जो कोशिश की थी वो रायगां जाती और हमारे लिए अपनी पोजीशन की वजाहत मुश्किल हो जाती। तुम जानती हो कि कानून के मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करने में किस तरह नाकाम रहे थे। हमारे मुकाबिल वो लोग हैं जो कानून और पुलिस को कुछ नहीं समझते। अगर हमने कानून से मदद ली तो शैला या उसकी माँ की जिंदगी की जमानत कोई नहीं दे सकेगा। अगर कुछ कर सकते हैं तो हम खुद। तुम्हारी पोजीशन बहुत अजीब है क्योंकि तुम वकील भी हो और औरत भी। एक तरफ तुम्हारे पेशे के तकादे में तो दूसरी तरफ जिंदगी के रिश्ते में, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ज़मीर पर कोई बोझ हो या तुम्हारी ज़हनी कशमकश तुम्हारे लिए आज़ाब बन जाए। अब तो जो होना था हो चुका। राबिया बोली, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे जहन में कोई कशमकश नहीं, शायद इसलिए कि मुझे तुम्हारी नीयत पर एतबार है। अमली ज़िंदगी में कानून की बेबसी का तमाशा मैंने तुमसे ज़्यादा देखा है और ख़ुद भी तमाशा बन चुकी हूँ। तुम खुद भी तस्लीम करते हो कि मैं एक औरत हूँ। क्या मुझे एक आम औरत की तरह अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने का भी हक हासिल नहीं? अकल के दलाइल से मैं जज्बात पर काबू नहीं रख सकती। अगर आज भी वो लोग मेरे सामने आ जाएं जिन्होंने मेरा घर तबाह किया है, मैं उन्हें अपने हाथ से शूट कर दूं। मेरे लिए नामुमकिन होगा कि बेइंसाफ हासिल करने के लिए उन्हें अदालत में ले जाऊं और फिर बेबसी से देखती रहूं कि सबूत और शहादत ना होने के बायस वो हर सजा से बच गए। फिर मैं तुम्हें किस तरह रोकूं जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जज्बात की शिद्दत और हिद्दत कहीं ज्यादा है और तुम मुझसे ज्यादा मजलूम हो। मैंने और मोहसिन ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस शख्स की तरफ जो होश में आने लगा था।
मैंने उसके हाथों और पैरों को आज़ाद कर दिया, लेकिन उसके मुंह में ठुनसा हुआ कपड़ा नहीं निकाला। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रों ने माहौल का जायजा लिया। मैं बिल्कुल उसके सर पर सवार खड़ा था कि वो ज़रा भी जारिहाना हरकत करे तो उसको रोक दूं, लेकिन वो बहुत सहमा और खौफज़दा था। अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो बता दो, मैंने हाथ उठा के कहा। एक तजर्बा तो तुम्हें हो चुका है। उस शख्स ने नफी में सारी लाया और उठकर बैठ गया। ताम उसने अपने हाथों से अपने मुंह का कपड़ा निकालने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आंखें सवाल कर रही थी कि हम उसके साथ अब क्या सलूक करेंगे। अब अगर तुम खामोश रहने का वादा करो तो तुम्हें इजाज़त दी जा सकती है कि यह कपड़ा मुंह से निकाल लो, मैंने कहा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुमने गलत हरकत की तो मैं गलती नहीं करूँगा। मेरा हाथ भी गलत हरकत नहीं करता, और तुम्हारे हल्क से ज़रा सी भी आवाज़ निकली तो वो तुम्हारी आखिरी आवाज़ होगी। उसने इकरार में सारी लाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से कपड़े को यूँ निकालने लगा जैसे स्टेज शो में जादूगर निकालते हैं। फिर उसने इत्मीनान से गहरा सांस लिया। तुम लोग कौन हो? वो बोला। पुलिस के आदमी हो? मैंने और मोहसिन ने सिर्फ एक लम्हे के लिए नजरों ही नजरों में तबादला ख्याल किया। क्या ये मक्कारी है? ये शख्स इतना ड्रामा क्यों है? और क्या वाकई हमें नहीं पहचानता? इसको पुलिस का डर क्यों है? हम अपने बारे में बाद में बताएंगे, मोहसिन ने कहा। तुम बताओ कि उस घर में तुम्हें किसने भेजा था? मुझे किसी ने भी नहीं। उसने वो मुश्किल तमाम थूक निगल के खालिद तर किया। मैं खुद गया था। क्यों? मैंने कहा। चोरी करने या डाका डालने? कौन हो तुम आखिर? मैं टैडी हूँ। ये मेरा नाम नहीं है, मगर मेरा नाम कोई नहीं लेता। उस्ताद टैडी कहते हैं सब, वो बोला। हमने बहुत से उस्ताद देखे हैं और उस्तादों के उस्ताद भी देखे हैं, मैंने कहा। तुम किस किस्म के उस्ताद हो? वो अपना यार था जोड़ी, वो बोला। मैं उसकी बहन से मिलने गया था। जोड़ी कौन? मैंने कहा। वहाँ किसी जोड़ी की बहन नहीं रहती। झूठ बोलोगे तो कसम मौला की वो बेइख्तियार पीछे था। हम उसे जोड़ी कहते हैं। हम लोग ऐसे ही नाम देते हैं सबको। उसका नाम अदनान था। जब वो आया था तो खुद को मिस्टर जैदी कहता था। लोग बहुत हंसते थे कि मिस्टर जैदी क्या हुआ भला, जोड़ी चलेगा। मेरा नाम भी इल्म दीन था। पहले टैडी हुआ, अब उस्ताद टैडी हूँ। जो भी 2-4 साल में उस्ताद जोड़ी हो जाता। इन नामों के साथ ही मेरे ذہن में उस्ताद पीडरू का ख्याल आया था। इस दुनिया के बासी थे जहाँ असल नाम से ज्यादा उनकी उर्फियत मशहूर हो जाती है और वो उसी पर फख्र करते हैं। मैं राबिया और मोहसिन उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गए थे। उसका जज्बाती लहजा उसकी सदाकत का गवाह था। उसे अपने यार की मौत का सदमा था। तुम अदनान के दोस्त थे? मैंने कहा। उसकी बहन के पास तादियत के लिए गए थे? उसने इकरार में सारी लाया। जोड़ी ने मुझे बताया था कि उसकी माँ अपाहज है और बहन नौकरी करती है। मैं एक दिन पहले भी गया था, लेकिन वहाँ कोई और वारदात हुई थी। इधर उधर रहने वालों ने मुझे बताया कि बदमाशों ने हमला किया था और उसकी बहन को अगवा करके ले गए हैं। मैंने उनकी तस्वीरें अखबार में देखी थी। कसम मौला की वो यूं ना मरते तो अब तक उस्ताद टैडी के हाथों मारे जा चुके होते। मैं दोबारा गया था और दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी देखी तो अंदर चला गया। मैं देखना चाहता था कि क्या उनका कोई और साथी भी घर में घुसा है। रोशनी देखकर मुझे ये ख्याल भी आया था कि जोड़ी की बहन वापस ना आ गई हो। ये शक तुम्हें क्यों हुआ था कि अदनान की बहन वापस आ गई है? अगवा करने वाले तो किसी पर रहम नहीं खाते, मैंने पूछा। वो तो है, मगर मैंने सोचा मुमकिन है वो घर से भाग निकलने में कामयाब हो गई हो, वो बोला। हमला करने वाले तीनों ऐसे लोग नहीं थे। मेरा मतलब है अगवा किस्म की वारदात में उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया था। अकेली औरतों को उठाकर ले जाने को बदमाशी कौन कहता है? वो बदमाश तो थे मगर बेगैरत नहीं थे और बुज़दिल भी नहीं थे। मैं जानता हूँ उन्हें। गोया बदमाश भी गैरतमंद होते हैं, मैंने कहा। क्या वो किसी गिरोह के आदमी थे? किसी खास गिरोह के नहीं थे जी। कभी एक के साथ हो जाते थे, कभी दूसरे के साथ। 2 सगे भाई थे, वो बोला। अच्छा, आजकल वो किसके साथ थे? मैंने पूछा। मोहसिन और राबिया बैठ चुके थे मगर मैं अब भी खड़ा था। आजकल मैंने कुछ सुना नहीं, वो सोचकर बोला। लेकिन मैं मालूम कर लेता हूँ। तुमने उस्ताद पीडरू का नाम सुना होगा, मैंने कहा और उसके करीब ही बैठ गया। सूरत-ए-हाल यकलख्त बदल गई थी। वो दुश्मन के कैंप का नहीं, हमारा तरफदार साबित हुआ था। उस्ताद पीडरू का नाम तो सारा जहान जानता है। कसम मौला की क्या बदमाश था का क्या मतलब? मैंने पूछा। क्या बदमाशी छोड़ दी क्या उसने? मोहसिन बोला। नहीं, वो मारा गया था। डैडी ने हमारी कम इल्मी पर अफसोस से हमें देखा। पुलिस से मुकाबले में? कहाँ? मैंने पूछा। कब की बात है? साल भर से ऊपर की, वो बोला। उधर कसूर से आगे बॉर्डर क्रॉस कर रहा था कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मालूम नहीं किसकी गोली लगी थी। उसका एक साथी पकड़ा गया था मगर उसने हवालात में खुदकशी कर ली। दूसरा निकल गया था। तुम उन्हें पहचान सकते हो? मेरा मतलब अगर तुम्हें उस्ताद पीडरू की तस्वीर दिखाई जाए या उस साथी की जो फरार हो गया था, क्या नाम थे उनके? हुलिया है कुछ ज़हन में? उसने नफी में सारी लाया। हेड तो पीडरू ही था, बाकी 2 गुमनाम लोग थे। अभी मशहूर नहीं हुए थे, लेकिन मैं उस्ताद पीडरू को पहचान सकता हूँ। उसका हुलिया भी बता सकता हूँ। फिर उसने याददाश्त की मदद से जो हुलिया बताया उसे हम ने बहुत गौर से सुना। ये उस्ताद पीडरू का हुलिया नहीं था, मगर हो सकता था अगर वो उस्ताद पीडरू जिसके बारे में मशहूर कर दिया गया था कि वो पुलिस से मुकाबले में मारा गया, अपनी मूंछें साफ कर दे, बाल छोटे करा ले और उनका रंग बदल दे,
कानों में मुंदरियां पहन ले तो जिसामत कदो कामत और वजन के मुताबिक वही उस्ताद पीडरू बन सकता था जिसका हमसे वास्ता पड़ रहा था। हम सब के ख्यालात की सम तय की थी। मैं सोच रहा था कि पुलिस के मुकाबले तो फर्दी भी होते हैं। अगर इस सूरत हाल को मुख्तलिफ जाविये से देखा जाए, मसलन क्या यह मुमकिन नहीं कि उस्ताद पीडरू रोपोश हो गया हो, फिर उसने किसी वजह से सामने आना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो काम करता रहा। मगर ये कैसे हो सकता है कि एक बदमाश के बारे में बदमाशों को भी खबर ना हो? इसका वो साथी जो बच निकला था, क्या वो चौधरी दिलावर हो सकता है? अच्छा उस्ताद डैडी, हम तुम्हें बाद में 2-4 चेहरे दिखाएंगे, मोहसिन ने कहा। अभी तो तुम ये बताओ कि अदनान कैसे मारा गया था? जुआ खेल रहा था, किसी को शक हो गया कि वो पत्तेबाजी कर रहा है, डैडी बोला। किसी को? तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि मारने वाला कौन था? मैंने कहा। तुम खुद को उस्ताद कहते हो और अदनान का दोस्त भी। मुझे सब मालूम है, वो तंज के इस दौरे वार पर मुश्तइल होकर बोला, मगर वो बदमाश छुपा हुआ है। कसम मौला की वो पुलिस से बच सकता है, उस्ताद टैडी के खंजर से नहीं बच सकता। गोया तुम्हें कातिल के बारे में तो मालूम हो चुका है, मगर तुम किसी को बताना नहीं चाहते, पुलिस को भी नहीं। राबिया बोली। पुलिस क्या करेगी? अपने यार का बदला हम खुद लेंगे, इंसाफ हम खुद करेंगी जी, वो बोला। आप देख लेना। तुम ये बात हमारे सामने कर रहे हो? अगर हम तुम्हें गिरफ्तार कर लें, फर्ज करो हम पुलिस वाले हुए। मैंने कहा। आप लोग पुलिस वाले नहीं हैं, वो बोला। पुलिस वाले हमसे इस तरह बात नहीं करते, और मैंने क्या जुर्म किया है? आप लोग मुझे पुलिस के हवाले करें। कसम मौला की वो मेरी जबान से उसका नाम नहीं उगलवा सकते जिससे हमें अपने यार के खून का बदला लेना है। वो खुद पत्तेबाज है साला, जोड़ी ने कभी पत्तेबाजी नहीं की थी, ये सब जानते हैं। तुम अदनान की बहन को पहचानते हो? मैंने कहा और राबिया की तरफ देखा। टैडी धोखा खा गया। आप उसकी बाजी? वो हैरत से मुंह खोल के बोला। उसके लहजे में बड़ा एहतराम था। राबिया ने नफी में सर हिलाया। नहीं भाई, मैं तो एक वकील हूँ। टैडी का चेहरा बुझ गया। उसने मेरी तरफ देखा। आप उस घर में आप डिसिल्वा साहब हैं? उसे यकलख्त कुछ याद आ गया। अच्छा तो तुम्हें ये भी मालूम है? मैंने कहा। डिसिल्वा मैं नहीं हूँ, मगर तुम्हें ये नाम किसने बताया? खुद जोड़ी ने कहा था कि उसकी बहन की शादी होने वाली है, और ये डिसिल्वा साहब बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है। उसने कहा कि वो मुसलमान हो जाएगा। मैंने उसे भी देखा नहीं है। अच्छा उस्ताद टैडी, अब तुमने हमें मुतमईन कर दिया है। मैंने कुछ देर बाद कहा। तुम्हें भी हमसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे खिलाफ कुछ करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि हमारा ख्याल है कि तुम हमारे काम आ सकते हो।